वो जमीन जो हमारी थी, हमारी है और हमारी रहेगी। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के नक्शे पर एक ऐसी जगह है जो कानूनी तौर पर, ऐतिहासिक तौर पर और दिल से ही भारत की है, लेकिन आज भी उस पर किसी और का झंडा लहरा रहा है। उस जगह का नाम है पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, यानी पीओके। और इन दिनों मतलब जून 2026 में उस जमीन पर कुछ ऐसा हो रहा है जो पूरी दुनिया को हिला रहा है। वहां के लोग सड़कों पर उतर आए हैं, नारे लग रहे हैं, पाकिस्तानी फौज गोलियां चला रही है, लाशें बिछ रही हैं। और इस पूरी उथल पुथल के बीच भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दो टूक कह दिया है, पीओके भारत का था, भारत का है और भारत का रहेगा। तो आज इस पूरी कहानी को बहुत पहले से समझते हैं, शुरू से लेकर आज तक, कि इसका इतिहास क्या रहा, इतिहास में मोड़ कहां से आया और हुआ क्या। अब वहां एक नई सुबह की पदचाप क्या सुनाई दे रही है? क्या पीओके भारत का हो जाएगा या फिर जो स्टेटस है वही कायम रहेगा? पीओके वो धोखा जो 1947 में हुआ। बात है अक्टूबर 1947 की। भारत को आजाद हुए अभी कुछ ही हफ्ते हुए थे। देश के टुकड़े हुए थे, खून बहा था, करोड़ों लोग बेघर हुए थे। उस वक्त जम्मू कश्मीर एक रियासत था, यानी एक राज्य जिसके राजा थे महाराजा हरि सिंह। उन्हें यह चुनना था कि वे भारत के साथ जाएंगे या पाकिस्तान के साथ, या अकेले रहेंगे। महाराजा हरि सिंह अकेले रहना चाहते थे, लेकिन पाकिस्तान को यह मंजूर नहीं था। 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने एक बड़ी चाल चली। पाकिस्तान की तरफ से हजारों कबायली लड़ाके, यानी कबीलों के हथियारबंद दस्ते कश्मीर में घुस आए। वह लूटते, मारते, जलाते, बर्बाद करते श्रीनगर की तरफ बढ़ने लगे। उनके साथ पाकिस्तानी फौज के अफसरान भी थे। यह हमला था, लेकिन भेष बदलकर। महाराजा हरि सिंह घबरा गए। उनके पास सेना कम थी। उन्होंने भारत से मदद मांगी। भारत ने कहा, हम मदद करेंगे, लेकिन पहले आपको भारत में शामिल होना होगा। और तब 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर दस्तखत किए। जम्मू कश्मीर का पूरा भूभाग, हर इंच, हर पहाड़, हर नदी कानूनी तौर पर भारत का हिस्सा बन गया। भारतीय फौज अगले दिन ही कश्मीर पहुंची। कबायलियों को खदेड़ा, श्रीनगर बचा लिया गया। लेकिन तब तक एक बड़ी गलती हो चुकी थी। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने यह मामला संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन के पास भेज दिया, और यूएन ने जनवरी 1949 में युद्ध विराम करवा दिया। भला हद है। जब भारतीय सैनिक श्रीनगर तक कब्जा कर लिया तो जवाहरलाल नेहरू ने इसे यूएन के पास भेज दिया। मतलब साफ है कि यह दो देशों का मामला है। जहां हम बटे थे, जहां हम कटे थे, अब उसे जवाहरलाल नेहरू ने अपनी दूरदर्शिता दिखाई कि अदूरदर्शिता दिखाई। अब ये तो आपको तय करना है कि उन्होंने इसे यूएन को भेजा और यूएन ने जनवरी 1949 में युद्ध विराम करवा दिया। क्या खेल है, आप हद है। आखिर यह क्या था, मैं आगे बताऊं। जहां तक भारतीय फौज पहुंची थी, वहां तक भारत का कब्जा रह गया। मतलब साफ था, भारतीय फौज धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। लेकिन जवाहरलाल नेहरू को फितूर सूझा और वे इस मुद्दे को सीधे यूएन लेके चले गए। आगे फौज बढ़ी नहीं, युद्ध विराम हो गया। जो हिस्सा पाकिस्तानी कबायलियों के कब्जे में था, वो पाकिस्तान के हाथ में रह गया। इसी को नियंत्रण रेखा यानी लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं। जवाहर जी की देन है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू चाचा। और उस दिन से कश्मीर का वो हिस्सा जो पाकिस्तान के कब्जे में है, वो कहलाया पीओके, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर। लेकिन याद रखिए एक बात, विलय पत्र तो पहले ही हो चुका था।
कानूनी तौर पर वो जमीन भारत की ही थी। पाकिस्तान का उस पर कब्जा गैर कानूनी था और आगे भी रहेगा। इसी बात को जब जून में वहां बवाल खड़ा हुआ है फिर से, और पाकिस्तानी फौज लगातार पीओके नागरिकों पर गोलियां बरसा रही है, तो एस जयशंकर ने साफ साफ सुना दिया है 76 साल की गुलामी है। पीओके में क्या होता रहा? पीओके को पाकिस्तान आजाद कश्मीर कहता है। बड़ी मजेदार बात है ना, आजाद, लेकिन आजादी किससे और यह किसकी? असलियत यह है कि पीओके का अपना कोई असली अधिकार नहीं है। वहां का राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है, लेकिन असली ताकत होती है इस्लामाबाद में। पाकिस्तानी सेना के पास रक्षा, विदेश नीति, पैसा सब पाकिस्तान तय करता है। सिर्फ एक तमाशा के नाम पे पीओके को आजाद कश्मीर कहता है। पीओके के लोग सिर्फ वोट देते हैं, लेकिन फैसले कहीं और होते हैं। पिछले 76 सालों में पीओके के लोगों को सिर्फ और सिर्फ धोखा मिला है। आज वही बाहर आ रहा है। बिजली के भारी भारी बिल और खुद अंधेरे में रहना, मंगला बांध जैसे बड़े बांध पीओके में बने, लेकिन बिजली पाकिस्तान को मिली। आटे की कमी, महंगाई, बेरोजगारी, सब कुछ पीओके को मिली। राजनीतिक आवाज अगर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का कोई युवक, बुजुर्ग या कोई नेता उठाता है तो उसे सीधे उसे जेल के सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है। पाकिस्तान के बाकी नागरिकों जैसे अधिकार भी नहीं है पीओके लोगों को। वोट दे सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान की संसद में नुमाइंदगी नहीं होगी। और जब भी कोई आवाज उठाई तो फौज ने दबा दी है। और आज भी यही हो रहा है पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में। बेरहम तरीके से पाकिस्तानी फौज गोलियां चला रही है। अब चूंकि आग भड़क चुकी है, जून का महीना चल रहा है, अब थोड़ा समझिए कि हुआ क्या है और दुनिया देख रही है। पीओके में एक संगठन है JAAC, यानी ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी। यह कोई आतंकवादी संगठन नहीं है, यह आम लोगों का संगठन है। दुकानदार, मजदूर, छात्र, किसान, जो लोग बिजली के बेतहाशा बिलों के खिलाफ लड़ रहे थे, आटे की कालाबाजारी के खिलाफ लड़ रहे थे, अपने अधिकारों की जंग लड़ रहे थे, अपने राजनीतिक हक की लड़ाई लड़ रहे थे। 5 जून 2026 को पाकिस्तानी सरकार ने JAAC पर बैन लगा दिया, आतंकवाद रोधी कानून के तहत। जनता की आवाज को आतंकवाद करार दे दिया गया। उस दिन पूरे पीओके में इंटरनेट काट दिया गया, मोबाइल सेवाएं बंद, खबरें रोकने की कोशिश, लेकिन आग रोके नहीं रुकती। ये जन आंदोलन है। 7 जून 2026 की रात रावलाकोट में वो हुआ जिसने सबकी आंखें खोल दी। JAC के एक कार्यकर्ता शाहजेब हबीब को पुलिस ने गोली मार दी। जब उनका जनाजा निकला तो हजारों लोग सड़कों पर उतर आए, और तब पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने जो किया वह जनरल डायर से कम नहीं था। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। आधिकारिक आंकड़े कहते हैं कि 11 लोग मारे गए, 70 से ज्यादा घायल हुए, लेकिन स्थानीय सूत्र और कई मीडिया रिपोर्ट्स कहती है मरने वालों की संख्या 27 से ज्यादा थी। जाहिर सी बात है, भीड़ पर आप ब्लंट फायर करेंगे तो यही होगा। 200 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। इसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी क्योंकि इंटरनेट पहले से ही प्रायोजित तरीके से बंद था। 9 जून 2026 को JAC ने एक विशाल लॉन्ग मार्च योजना बनाई थी। भीमबर से मुजफ्फराबाद तक 300 किलोमीटर का सफर। पाकिस्तानी सरकार ने सड़कों पर कंटेनर खड़े कर दिए, हजारों फौजी तैनात कर दिए, लेकिन लोग रुके नहीं। वे निकले, वे चले और लड़े। पाकिस्तान के मानवाधिकार आयोग ने खुद कहा कि वे इस हिंसा से गहरे सदमे में हैं, और जैक यानी JAC को आतंकवादी संगठन करार देना यह लोकतंत्र का गला घोंटना है। दुनिया के नेटवर्किंग मॉनिटर नेटब्लॉक्स ने बताया कि 3 दिन से पीओके में इंटरनेट पूरी तरह बंद था। खबर छुपाई जा रही थी, लेकिन इस तरह की खबरें आज की तारीख में छुपाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। वीडियो से लेके सब धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं। कितने दिन छुपाओगे?
इस बीच हमारे विदेश मंत्री ने साफ साफ संदेश भी दे दिया कि भाई पीओके पहले हमारा था, है और रहेगा। अब इससे भी एक खलबली लोगों के बीच में तैर गई है। पहले से ही भारत ऐसा कहता रहा है। 8 जून 2026 मुंबई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में एक बड़े कार्यक्रम में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर यही बोल रहे थे। उन्होंने साफ कहा कि इन दिनों पीओके में बहुत कुछ हो रहा है। आपने वहां के कुछ हादसे देखे होंगे। मोदी सरकार इस पर बिल्कुल साफ है। संसद का प्रस्ताव है। पीओके भारत का हिस्सा है। यह भारत का हिस्सा था, यह भारत का हिस्सा है और यह भारत का हिस्सा रहेगा। एक दिन हम पीओके से पाकिस्तान का गैर कानूनी कब्जा खत्म करेंगे और वो भारत के पास आएगा। यह कोई चुनावी भाषण नहीं था, यह कोई भावनात्मक नारा नहीं था, यह था भारत की आधिकारिक विदेश नीति का ऐलान, और वो भी खुलेआम, बेधड़क और बेबाक। पीओके पर कोई समझौता नहीं। जयशंकर ने यह भी साफ किया कि यह सिर्फ बीजेपी का स्टैंड नहीं है, यह पूरे देश का स्टैंड है। हर राजनीतिक पार्टी ने संसद में इस पर एक मत रहकर वोट दिया है। भारत की संसद में 1994 में एक सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास हुआ था, जिसमें कहा गया था कि पाकिस्तान को पीओके खाली करना होगा। यह प्रस्ताव आज भी जिंदा है, आज भी लागू है। आप सोच रहे होंगे पीओके में ऐसा क्या है, आखिर इस जमीन की इतनी अहमियत क्यों? यह सिर्फ जमीन का मामला नहीं है, यह इतिहास का, सम्मान का और भविष्य का मामला है। पीओके रणनीतिक रूप से बेहद जरूरी है। यह चीन, अफगानिस्तान और पाकिस्तान तीनों की सीमाओं के पास है। इसी रास्ते से चीन का CPAC मतलब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर गुजरता है। अगर भारत के पास पीओके होता तो यह सब बदल जाता। गिलगिट बाल्टिस्तान जो पीओके का एक हिस्सा है, यहाँ दुनिया के कुछ सबसे ऊंचे पहाड़ हैं, वहाँ प्राकृतिक संसाधन है, नदियां हैं जो भारत को पानी देती है। ये पीओके का भौगोलिक विशेषता है। और सबसे बड़ी बात, वहाँ के लोग, वो लोग जो दशकों से पाकिस्तानी जुल्म सह रहे हैं, जो आज सड़कों पर उतरकर लड़ रहे हैं, सेना के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं, भले ही उन्हें गोलियां मारी जा रही है, लेकिन वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। जन आंदोलन को आतंकवादी संगठन के तहत उसे बैन कर देना, ये भी एक बड़ी बात है। पीओके की जनता की आवाज, हम आजाद होना चाहते हैं। एक जरूरी सवाल पूछना चाहिए, पीओके के लोग खुद क्या चाहते हैं? जेएसी के नेता शौकत नवाज मीर ने 7 जून की हिंसा के बाद सीधे कहा, राज्य ने हमारे लोगों का नरसंहार शुरू कर दिया है। 11 जून को रावलकोट में हजारों लोग फिर जमा हुए। उन्होंने मांग की स्वतंत्र जांच हो, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय देखे, इस कत्लेआम के जिम्मेदार को सजा मिले। पीओके में लोग जिन चीजों के लिए लड़ रहे हैं वो बेहद बुनियादी है। सस्ती बिजली, सही दाम पर आटा और बेरोजगारी का हल हो। राजनीतिक प्रतिनिधित्व अपनी बात कहने का हक हो, यानी वही चीजें जो भारत में रहने वाले हर नागरिक को मिलती है। जैक ने 38 सूत्री मांग पत्र दिया था, जिसमें चुनावी सुधार, गैर जरूरी टैक्स खत्म करने और पीओके विधानसभा में वो 12 सीटें खत्म करने की मांग थी जो पाकिस्तान में रहने वाले शरणार्थी कश्मीरियों के लिए आरक्षित है। पीओके की जनता को लगता है कि यह सीट असल में पाकिस्तान का पीओके पर नियंत्रण बनाए रखने का औजार है। यही वो चिंगारी थी जिसने आग लगाई और आग ऐसी भड़की है कि लगता है कि पाकिस्तान इसमें जल कर रहेगा। हालांकि जल रहा है, लेकिन एन केन प्रकारेन कोशिश है उसकी कि हम इस आंदोलन को, सैनिकों के द्वारा जो पाकिस्तान है, वो इसे पूरी तरह जैसे पहले होता रहा है वैसे दबा दें। भारत ने पीओके में हो रही हिंसा की कड़ी निंदा की। श्रीनगर में आतंक पीड़ित कश्मीरी संघ के सदस्यों ने यूएन दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया, दुनिया से अपील की, देखो, सुनो, कुछ करो। तस्लीम अख्तर, जो आतंक पीड़ित कश्मीरी संघ की अध्यक्ष हैं, ने कहा, हम यहाँ खड़े हैं ताकि दुनिया जाने कि पीओके में क्या क्या हो रहा है। भारत का स्टैंड बहुत साफ है। यह पाकिस्तान का आंतरिक मामला नहीं है कि हम हस्तक्षेप न करें।
यह भारत की जमीन पर हो रहा है और भारत इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। लेकिन सिर्फ बयानों से तो काम चलेगा नहीं जयशंकर साहब। भारत को यह पता है 2019 में जब अनुच्छेद 370 हटाया गया तो उसी के साथ भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में कहा था, जम्मू कश्मीर से मेरा मतलब है पीओके भी और अक्साई चीन भी। यह कोई चुनावी जुमला नहीं था, यह भारत के नजरिए का बदलाव था। आज जयशंकर वही बात दोहरा रहे हैं। लेकिन इस बार पीओके में खुद उबाल है। इस बार वहां के लोग खुद उठ खड़े हुए हैं। इस बार समय बदल रहा है। मैंने जो पहले कहा कि एक नई सुबह का पदचाप सुनाई दे रहा है। पाकिस्तान के हालात इन दिनों धीरे धीरे बिगड़ रहे हैं, यह समझना जरूरी है। पाकिस्तान आर्थिक संकट में है। आईएमएफ से बार बार कर्ज लेना पड़ रहा है। महंगाई आसमान छू रही है। बेरोजगारी बढ़ रही है। बलूचिस्तान में अलगाववादी आंदोलन जारी है। खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी का आतंक है। मतलब जर्रे जर्रे में समस्या है। और अब पीओके में भी जनता सड़कों पर है। तो चारों तरफ से पाकिस्तान घिरता जा रहा है। और जब पाकिस्तान कमजोर होता है तो उसका पीओके पर भी नियंत्रण कमजोर होता है। यही वो मौका है जब इतिहास में अवसर की खिड़की जिसे कहते हैं उसे उसकी तरफ झांकने का। अब सवाल है कि जयशंकर साहब का भी बयान आ गया और जो पीओके में हो रहा है वो भी आप देख ही रहे हैं। तो अब आगे हो गया क्या? पीओके में जो आग जली है वो आसानी से बुझेगी कि नहीं? लोगों ने डर तोड़ दिया है। सेना के आगे झुकने से मना कर दिया है। सेना की गोलियों के बावजूद लोग सड़कों पर आए हैं। यह कोई छोटी बात नहीं है कि आप गोलियां लगातार चला रहे हैं, लाशें बिछ रही हैं, लेकिन लोग डर नहीं रहे हैं। मतलब स्टैंड साफ है और भारत की नीति भी साफ है। हम देख रहे हैं वाला रवैया नहीं रहा। अब भारत सीधे कह रहा है यह हमारी जमीन है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भी पीओके को लेकर जागरूकता बढ़ी है। ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन जैसी संस्थाएं आवाज उठा रही हैं। सोशल मीडिया पर #पीओके ट्रेंड कर रहा है। और शायद सबसे बड़ी बात, पीओके के लोग खुद लड़ रहे हैं। वे चाहते हैं कि उनकी आवाज सुनी जाए। और जब किसी जमीन के लोग खुद उठ खड़े हों तो इतिहास बदलता है। आखिरी बात, एक जमीन का दर्द, एक देश का सपना। पीओके की कहानी सिर्फ राजनीति की कहानी नहीं है, यह उन लाखों लोगों की कहानी है जो 76 साल से किसी और के तले दबे हुए हैं, जो रोज उठते हैं और उनके सपनों पर किसी और का पहरा होता है। लेकिन जो आग आज रावलकोट में जली है, जो नारे मुजफ्फराबाद की गलियों में गूंज रहे हैं, वह बता रहे हैं जनता की ताकत को कोई फौज, कोई बंदूक, कोई इंटरनेट दबा नहीं सकता। और भारत एक बार फिर से अपने संकल्प के साथ खड़ा है, अपनी जमीन के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने इतिहास के लिए। जयशंकर ने जो कहा, यानी भारत के विदेश मंत्री ने जो बयान दिया, वे सिर्फ शब्द नहीं थे, वह एक वादा था, एक संकल्प था। पीओके भारत का था, भारत का है और भारत का रहेगा। वो दिन दूर नहीं जब वो जमीन वापस अपने घर आएगी, जब उन पहाड़ों पर, उन नदियों के किनारे, उन गांव की गलियों में तिरंगा लहराएगा। तब तक इस कहानी को याद रखिए, इस दर्द को महसूस कीजिए और इस सपने को जिंदा रखिए।